सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, भारत की आर्थिक मजबूती पर मोहर लगाती IMF की रिपोर्ट पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। वर्ष 2025 दुनिया में अनिश्चितताओं के दौर के रूप में देखा जा रहा है, जहां कब क्या परिस्थितियां करवट लेंगी आकलन करना कठिन है, कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसी कठिन स्थिति में भी भारत लगातार दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ देश बना हुआ है। इसकी अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ेगी, ऐसा पूर्वानुमान सभी वैश्विक प्रमुख संगठन कर रहे हैं। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अपनी विश्व आर्थिक पूर्वानुमान में इसकी पुष्टि की है। आज हम इसी विषय पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आर्थिक क्षेत्र के जाने माने वरिष्ठ विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य को। शुभमोय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत को सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कहा है। उसके मायने क्या हैं? आम श्रोताओं के नजरिए से इसे हमें समझाएं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हर साल एक बारी अप्रैल में और एक बारी अक्टूबर में आधे साल के बाद प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें दुनिया की गति प्रकृति पर उसकी टिप्पणी रहती है, उसके चिंतन रहता है कि किस तरीके से साल चलेगा। चूंकि IMF कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलते हैं, यानी कि जनवरी से दिसंबर, इसलिए उनका प्रोजेक्शन अप्रैल अक्टूबर बन के चलता है। हमारा जैसे चलता है, अप्रैल में शुरू हुआ तो सितंबर में उसका रिवीजन और फिर दिसंबर वगैरह में रिवीजन। तो ये तो अपने कैलेंडर के हिसाब से बनाया गया एक सीक्वेंस है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि 2025 यानी कि 2025 का कैलेंडर ईयर में IMF का जिस डेटा पर हमारा आकर्षण बना हुआ है वो है कि भारत का ग्रोथ रेट को किस तरीके से उन्होंने आंका है। और जैसे आप सही कह रहे थे कि भारत के ग्रोथ रेट को उन्होंने 6.6% ग्रोथ रेट दिखाया है, 6.6% GDP ग्रोथ रेट, जो कि उनके अप्रैल में ही किया हुआ जो एस्टिमेट था उससे 20 बेसिस पॉइंट यानी कि 6.4% था, उससे उठा के उन्होंने 6.6% कर दिया। तो सवाल आता है कि ये क्यों किया, खासकर क्योंकि चारों तरफ जब दुनिया में अमेरिकन टैरिफ वगैरह इसकी इम्पैक्ट वगैरह की बातें की जा रही है, तो ये कैसे हुआ कि IMF कह रहा है कि ग्रोथ रेट आगे रहेगा। इसका वजह यह है कि एक बहुत बुनियादी फर्क भारत और दूसरे देशों में नजर आ रहा है। वो बुनियादी फर्क ये है कि कई सालों तक भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि बुनियादी एक्सपेंडिचर में इतनी व्यवस्था किया गया है, इतना एक्सपेंशन किया गया है, उसका फलस्वरूप डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो शक्ति आया है उसका हमें अभी बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इम्प्रूवमेंट है वो दुनिया के जो ऊपर नीचे होने वाली जो खलबली मची हुई है उससे ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है। ये जो अपवर्ड मूवमेंट है ये पूरा ही भारतीय अर्थव्यवस्था के जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसका दूरदर्शिता का रिजल्ट है, उसी का ही फल हमें मिल रहा है। श्रोताओं, हमारे विशेषज्ञ शुभमय ने बड़ी स्पष्ट रूप में कहा कि हमारी जो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, विशेष रूप से भारत सरकार के जो प्रयास है देश की आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए लगातार कई स्तरों पर जो लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, ये उनका नतीजा है। और इसी को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बचत के मोर्चे पर पूरे देश को एक उपहार मिला है GST में कटौती करके। आइए हम सुनते हैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य को। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में GST में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया। मीडिया के कुछ साथी इसको GST 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए GST रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा।
शुभ, प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी की जो कटौती की गई है, विभिन्न स्तर पर इसमें कमियां की गई हैं, उसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा। हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि जीएसटी के साथ साथ अन्य कौन से नीतिगत केंद्र सरकार के वो कदम रहे हैं जिसने कैपिटल कह लें कि जो बुनियादी हमारा ढांचा है, आर्थिक संरचना है, उसमें सरकार ने किस तरह से बुनियादी बदलाव लाए हैं, अपना खर्च बढ़ाया और उसका लाभ दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हमें मिल रहा है। जी, इसका सबसे बड़ा अभी जो लाभ हमें मिल रहा है वो जैसे हम बात कर रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जी, यानी कि बुनियादी एक्सपेंडिचर की में जो इजाफा किया गया है जी, और ये एक साल नहीं कई सालों से किया गया। तो इसका प्रधानमंत्री जब ये कह रहे थे जीएसटी 2.0 की जो बेनिफिट, यानी कि अभी जो सितंबर महीने में जो जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव लाया गया, रेट्स को कम किया गया और रेट्स को सिंप्लीफाई किया गया, मैं मानता हूं उसका इफेक्ट अभी बाद में देखने को मिलेगा और वो अच्छा ही है हमारे लिए, क्योंकि जब मंद गति आएगी दुनिया में बहुत सारे वजह से, और उसका हम चर्चा बाद में कर सकते हैं, तो उसका ओवरकम करने के लिए ये जीएसटी का जो स्टेप लिया गया ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। लेकिन अभी हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया पिछले कई सालों से जो लगातार किया गया है, और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है सेक्टर्स जैसे कि रेलवेज में, रोड्स में, टेलीकॉम में, इन सारे सेक्टर्स में। तो इन सारे सेक्टर्स में जो सरकार ने ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसके बेनिफिट आपको दिख रहे हैं। भारत में ऐसा शायद ही कोई शहर आपको मिलेगा जहां पर रोड नेटवर्क में सुदूर प्रसारी डेवलपमेंट्स नहीं हुआ हो। एक्सप्रेसवेज, 4 लेन हाईवेज चारों तरफ बन गए हैं, उसका एक बहुत बड़ा जाल बन गया है। इनफैक्ट हमारा जो रोड नेटवर्क का जो नेशनल हाईवेज का नेटवर्क है वो अभी यूएस के तुलना में ज्यादा है हमारे पास। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सिर्फ यही नहीं, आप साथ में जो जितने सारे आधुनिकीकरण के जितने सारे प्रक्रिया चल रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं टेलीकॉम क्षेत्र में, डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने में, यूपीआई में जो सशक्तिकरण किया गया है, इन सभी चीजों का जो बेनिफिट है वो कई साल चलने के बाद हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है, हमें उसका फायदा अभी इकोनॉमी में फैलता हुआ दिख रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बिंदु आपने उठाया है कि सरकार ने लगातार जो प्रयास किए, कई क्षेत्रों में प्रयास किए, उनका नतीजा हमें दिख रहा है। श्रोताओं, हम आपको बताते हैं कि भारत की आर्थिक दशा पर टिप्पणी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टेलिना जियोर्जीवा ने क्या कहा। The most impressive thing India has done is policy reforms, tax reform, making it simpler. The digital infrastructure, which is public, it allows everybody to tap in and benefit from it. I think India needs to stay that course of reforming the economy and of course, like everywhere else, make sure that the small companies, the entrepreneurial spirit of startups is given space to flourish. शुभमय, क्या हम अपनी पीठ आपके माध्यम से पूरे देशवासी की थपथपा सकते हैं आईएमएफ प्रमुख की इस उक्ति के साथ? जी, और साथ में आप देखेंगे कि जितना ये इसका डिजिटल आइडेंटिटी का जाल का विस्तार हुआ है जी, उसका शुरुआत की जो कई पहल थे उसमें नेचुरली लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका फल क्या आएगा। लेकिन जैसे क्यूआर कोड हमारे देश में एक ऐसा एक चीज बन गया है कि किसी भी जगह पे आप किसी भी आदमी से पूछिए कि भाई पेमेंट करना है तो सबसे पहले वो इधर उधर नजर दौड़ाता है कि क्यूआर कोड कहाँ है। ये एक ऐसा एक जिसे कहते हैं आइडेंटिटी चिन्ह बन गया है भारत में कि जो शायद रुपया का जो सिंबल है उससे ही भी कहीं ज्यादा एक यूबिक्विटस बन गया है कि क्यूआर कोड। कुछ भी चीज आदमी कहता है क्यूआर कोड दिखाओ भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये क्यूआर कोड एक दिन में या एक झटके में तैयार नहीं हुआ। इसको करने में कई हमें पड़ाव अतिक्रम करने पड़े, कई चीजों को हमें सामने लाना पड़ा, कई चीजों को सुधार करना पड़ा, तब जाके ये इतना सिंपल हो गया है। तो जब सिंपल हो गया है, अब लोगों को लग रहा है कि इसके फायदे, इसके एडवांटेज है। तो आप रास्ते पे जाते हुए आप एक पानी का बोतल खरीदे या आप एक अगर सिंपल एक पकौड़ा भी खाने जाए जी, तो वहां भी दुकानदार ठेला वाला
वो आपके सामने क्यूआर कोड पकड़ा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनके लिए, सबके लिए पेमेंट का इतना फास्ट ट्रांजैक्शन का एक जरिया बन गया है कि इससे बिजनेस को कितना लाभ है। बड़े बिजनेस वाले, उनके लिए ये उतना मायने नहीं रखता है जितना खुदरा माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। शुभ में इसे हम ऐसे कहें कि प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा था समावेशन का, समावेशी विकास का, जिसमें समाज के सबसे निचले तबके का व्यक्ति भी उस तकनीक का लाभ उठा सके, आप उसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि एकदम जो छोटा दुकानदार है, रेहड़ी पटरी वाला है, वो भी इस तकनीकी व्यवस्था का लाभ उठा रहा है और इसके पीछे सरकार ने लंबा प्रयास किया, कई कदम उठाए, तब जाके ऐसा हुआ। यहां पर अगला सवाल हम समझना चाहेंगे कि आने वाली चुनौतियां हमें क्या दिख रही हैं, यहां से आगे का रास्ता क्या दिख रहा, जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें हमारे लिए कहां-कहां आशंकाएं खड़ी हो सकती हैं और उनसे बचने के हमारे लिए क्या रास्ते हो सकते हैं। एक चीज तो जिससे जो चीज IMF के प्रेसिडेंट बता रहे थे कि इन रिफॉर्म्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इन बहुत सारे रिफॉर्म्स ऐसे थे जो रिफॉर्म्स करना मुश्किल था, लेकिन वो किए गए हैं जी। तो ये हमको बताता है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह के जो चीजें हैं उन पर डटे रहना होगा। अगर उनका रास्ता हम छोड़ दें तो फिर हम ये जो गति हमारी इकोनॉमी को मिला है वो ढीला पड़ जाएगा, स्लो पड़ जाएगा। जैसे कि हम कह रहे हैं एजुकेशन और स्किल, इन दोनों चीजों में अभी भी हमें बहुत आगे बढ़ना है। स्किलिंग इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे देश में है, लेकिन हमारे स्किल्ड वर्कफोर्स की संख्या इतनी कम है, ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं शॉर्टेज है, वीकनेसेस है। और इस पर फ्रैंकली राज्यों को ही काम ज्यादा करना पड़ेगा। केंद्र सरकार के इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं बनता है कि किस तरीके से स्किलिंग को हर जगह पे जिसे कहते हैं एक मूवमेंट की तरह लाया जाए, वो बहुत बड़ा एक चुनौती है। लेकिन ये चुनौती को अगर हम छोड़ दें तो हमारे लिए वो बहुत भारी पड़ेगा। दूसरा है कि हम पावर सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी में, जो इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल अभी सबके घर में पहुंच गया है, अभी उस इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से हम उसका बेनिफिट ला सके, जितने सारे स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको कितना बेनिफिट दे सके, ये डिपेंड करेगा कि हम इस पर सब्सिडी वगैरह के जो एक कॉम्प्लिकेटेड एक सिस्टम बना हुआ है उसको हम कितना जल्दी से त्याग दे सकते हैं। और थर्ड है क्वालिटी, कि हमारे जो प्रोडक्शन बनते हैं, अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हर प्रोडक्ट में वो क्वालिटी, वो गुणवत्ता दिखनी चाहिए। और ये गुणवत्ता एक तभी मेड इन इंडिया का जो सपना है वो साकार होगा। शुभ भाई, यहाँ पर एक सवाल जो उभरता है हमारे मन में वो कि एक और दुनिया में और विशेष रूप से अमेरिका से जो संकेत आ रहे हैं और वहां पर हमारी प्रतिभाओं के लिए जो अवसर हुआ करता था, रोजगार के क्षेत्र में हमारे अवसर, अमेरिका और संभव है आने वाले दिनों में कहीं और से भी हमारे लिए रास्ते बंद हों, तो वैसे में जो हमारी कह ले जो उन्नत प्रतिभाएं हैं, स्किल्ड हमारे लेबर है, उन्हें ध्यान में रखते हुए और जब हम ये लक्ष्य रखते हैं कि अगले वर्षों में $5 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को हम यदि बन सकें, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार ये हो सकेगा? इस चीज में कोई एक आके सामने कोई चीज प्रस्तुत नहीं कर सकता है। कोई केंद्र सरकार या कोई केंद्र शक्ति आके ये चीज को संभव नहीं कर सकता है। ये मास मूवमेंट है। हर एक जगह पे गुणवत्ता कि किस चीजों को, अगर हम इन चीजों को, जैसे अभी प्रधानमंत्री को कहते हैं चीजों को सस्ता किया गया है, सेविंग्स मिला है, लेकिन सेविंग्स जो मिला है, जो चीजें जो सस्ती हुई है, चीजें सस्ती हो सकती है लेकिन चीजें खराब ना बने। और वो चीज में इट इज मतलब सच में जरूरत है कि हर यूनिट्स, हर एंटरप्राइज ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचे कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे या हम जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो खरा उतरे। ऐसा ना हो कि उसमें लोग बोले कि इसमें ये शिकायत की गुंजाइश है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। ये चीज अगर हम खत्म कर सकेंगे तभी जाके बहुत सारा भूमिका तैयार किया है, जो ग्रोथ का जो माइलेज तैयार किया है उसका हम आगे लाभ उठा सकेंगे। श्रोताओं की ओर से शुभमय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत की आर्थिक मजबूती पर मोहर लगाती IMF की रिपोर्ट पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक।
सुर्खियों में।